हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? सब बहुत बढ़िया। अच्छा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर पेपर नंबर बोलें तो कोई बच्चा बता सकता है कौन सा पेपर है? पेपर 5 है। कौन सा मॉड्यूल है ये? मॉड्यूल 2 है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, इतना पता है। एमसीक्यू पेपर है कि सब्जेक्टिव है? एमसीक्यू है। ये इस पेपर के साथ आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। एमसीक्यू होने से वाकई ये पेपर बड़ा इजी हो जाता है। इस बार का भी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, बहुत ही सुंदर, कहें तो ब्यूटीफुल पेपर है, बिल्कुल खूबसूरत। इतना इजी मैंने भी नहीं सोचा था। बड़ा इजी पेपर दिया इंस्टीट्यूट ने। अच्छा, कितने मार्क्स का होगा ये एमसीक्यू? जाहिर सी बात है, सारे ही पेपर 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे बच्चे कह रहे हैं 100 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? है। कितनी है? 0.25 की, मतलब इतनी सी नेगेटिव मार्किंग है ना। 0.25 यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक आपका नंबर जाएगा। तो ठीक है भाई, यानी मैं कह दूं अगर, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप जो करेक्ट आंसर दे के आएंगे उसके आपको मिलेंगे, कितने मिलेंगे बेटा बताना जरा? +1 मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर आप रॉन्ग आंसर दे के आएंगे, यानी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल के आएंगे, तो -0.25 हो जाएगा। और कुछ विद्वान बच्चे होते हैं, वो अटेम्प्ट ही नहीं करके आते क्वेश्चन को। अगर अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे तो कितने मिलेंगे? अंडा मिलेगा 0। ठीक। पास होने के लिए कितने चाहिए? 40 चाहिए इंडिविजुअली, और एग्रीगेट 50, ये सभी को पता है। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट की बात करें, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसका सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो चीजें हैं। एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो हमारी है, पता है आपको कितने मार्क्स की? 60 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है? इंस्टीट्यूट ने बाइफर्केशन दिया हुआ है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है 40 मार्क्स की। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब हो सकता है छोटे में आपने पढ़ा हो, कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आता हो, मैं कह रहा हूं हो सकता है पढ़ा हो, सुना हो। अच्छा, सुना हो, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी कॉस्ट से रिलेटेड। तो पूरा सब्जेक्ट है, पूरे 100 नंबर का पेपर है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो अपन शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कह लीजिए। मतलब आपको इससे क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे। और नहीं भी मिलेंगे, अगर वैसे तो मिलने ही वाले, नहीं भी मिलेंगे तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हम कह सकते हैं ये बेस है। ये चैप्टर बहुत जगह पे काम आएगा। इवन अकाउंट्स को छोड़िए, एफएम के सब्जेक्ट में भी ये चैप्टर काम आएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर मैंने टेकअप किया है, लेसन नंबर 18, जिसको इंस्टीट्यूट ने नाम दे रखा है डिसीजन मेकिंग टूल्स। बट प्यार से, ज्यादातर लोग इसको मार्केट में मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर से बुलाते हैं। मतलब इसका जो फेमस नाम है ना, वो ये है। कौन सा है? मतलब एक ही, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलिए या डिसीजन मेकिंग टूल्स बोलिए, वन एंड द सेम थिंग है। ज्यादा पॉपुलर है मार्जिनल कॉस्टिंग, हमारे करिकुलम में डिसीजन मेकिंग टूल्स के नाम से सब कुछ सेम है, कंटेंट सेम है। क्या चैप्टर किस विषय में है उस पर थोड़ा रुक के चलते हैं, उससे पहले कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं। आपने कॉस्ट वर्ड कभी सुना है? कॉस्ट सुना है? सभी ने सुन रखा है। कॉस्ट को अगर हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो एक जगह से आ रहा है, लागत बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ये पेन बनाता हूँ, मेरे पेन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। जरा बताना, पेन के मैन्युफैक्चरिंग करने पे, इस पेन को बनाने में आम तौर पे क्या क्या चीजें लगती होंगी? आपको क्या लगता है इसको देख के, किस पेन को बनाने में, एक नॉर्मल पेन जो आपके हाथ में भी है, उसको बनाने में क्या क्या चीजें लगती होंगी? एक तो इंक लगती होगी, और प्लास्टिक लगती होगी, वेरी गुड, और स्टील लगती होगी, बच्चे कह रहे हैं ठीक है, और ओके, लेबर लगती होगी। यानी मोटा मोटा अगर बात करें
तो एक तो मटेरियल लगता है इसको बनाने के लिए और एक लगती है लेबर। मटेरियल में आपका सब आ गया, इंक, प्लास्टिक, स्टील एंड वॉट एवर, जो जो लगता है अपने को। कौन सा पेन बनाना है, अपन कौन से इंजीनियर है, ठीक है ना, अपन तो कॉमर्स साइड वाले हैं, बट मोटा मोटा ये लगता होगा। प्लस लेबर लगती होगी। इसके अलावा भी कुछ लगता होगा क्या, और कोई भी खर्चा आता होगा क्या? भाई जिस फैक्ट्री में हम बनाते हैं, हो सकता है वो फैक्ट्री हमने रेंट पे ले रखी हो, तो रेंट जाता होगा। स्टाफ रख रखा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह, लेबर्स वगैरह, चलो लेबर तो वेजेस में आ गई, बाकी प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह, उनकी सैलरी जाती होगी फिक्स। इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। यानी मोटा मोटा बात करें तो मैं ऐसे पकड़ता हूं अभी समझने के लिए कि एक मटेरियल लग रहा है, एक लेबर लग रही है और एक रेंट वगैरह लग रहा है। जिसमें जो मटेरियल होता है ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेबर जो होती है वो भी आमतौर पे वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन रेंट वगैरह फिक्स कॉस्ट होती है। सर, हाँ बेटा, सर ये वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ये क्या चक्कर है? देखो, दुनिया में दो कॉस्ट होती हैं। अभी कुछ लिखना नहीं, पेन रख दो, बिल्कुल रिलैक्स करो, आराम सोचो, पिक्चर देखने आए। दो कॉस्ट होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट वेरी होती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। मतलब मान लो एक पेन बनाने में 2 रुपीज का रॉ मटेरियल लगता है, तो एक पेन बनाओगे तो 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। दो पेन बनाओगे तो 4 रुपए का, 4 रुपीज का लगेगा। तीन बनाओगे 6 रुपए का लगेगा। 100 पेन बनाओगे 200 रुपीज का लगेगा। नहीं बनाओगे, नहीं लगेगा रॉ मटेरियल। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी होती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। बट फिक्स कॉस्ट, नाम बता रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, वो होती है जो जल्दी चेंज नहीं होती। जैसे फैक्ट्री का रेंट, मान लो मैं जिस फैक्ट्री में जिस प्रीमाइसेस पे अपना काम करता हूं वो मैंने किराए पे ले रखी है। किराया है मान लेते हैं 1 लाख रुपए महीने का। अब मैंने उस मंथ में अगर 5,000 पेन बनाए तो भी 1 लाख रुपए किराया देना है। अगले महीने अगर मैं 10,000 पेन बनाऊंगा तो भी 1 लाख रुपए किराया दूंगा। और उसके अगले महीने मान लीजिए दुनिया में कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, मैंने पेन नहीं बनाया, तो भी मुझे रेंट तो देना ही पड़ेगा। उसके अगले महीने मान लीजिए मेरी शादी हो गई, मेरी तो हो चुकी, आपकी हो गई, चलिए आपकी शादी हो गई, आप घूमने निकल गए, गोवा चले गए, काम नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है ही, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। अगर 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है तो वही रहती है। हाँ, अगर हम बहुत लॉन्ग सिनेरियो में देखें तो ऐसा नहीं कि कभी चेंज ही नहीं होएगी। हो सकता है लैंडलॉर्ड ने किराया बढ़ा दिया, वो कह रहा है नहीं अब 1 लाख नहीं, अब हम 1,10,000 किराया लिया करेंगे तो चेंज हो जाएगा। बट हम लोग नॉर्मल सिनेरियो में मान के चलते हैं कि फिक्स कॉस्ट जल्दी चेंज नहीं होने वाली। तो एक होती है साहब वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपके मटेरियल, लेबर वगैरह या और भी वेरिएबल के जो खर्चे होंगे वो आ जाएंगे, बाकी सब आपका फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। जब आप छोटे रहे होंगे स्कूल में, 5th 6th क्लास में, तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता था मैथ्स में। चिंता ना करो, मैं मैथ्स की बात नहीं करने जा रहा, आधे बच्चे तो बेहोश होने लगते हैं मैथ्स के नाम से। सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा। आपको छोटे में बताया गया होगा कि सेल्स में अगर अपन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या बात है, बड़े समझदार बच्चे, हो गया चैप्टर खत्म बेटा, घर जा सकते हो। सेल्स में यही होता है, सेल्स में कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और कॉस्ट नॉर्मली दो तरीके की होती है, अभी मैंने बताई कौन कौन सी, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। कुछ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, टेंशन मत लो, मत लिखो, मत लिखो। जब मैं बोलूंगा लिखने को तो लिखना, ठीक है ना।
जो चीजें देखिए दिमाग में यहाँ छप जाएंगी वो जीवन भर रहेंगी, जब तक आप रहेंगे तब तक वो चीजें रहेंगी। पेपर में लिखा हुआ तो आज आप पढ़ रहे हैं, कल कबाड़ी वाला पढ़ेगा। तो जो मैं कहूंगा लिखने को, नोट डाउन करने के लिए, वो नोट कर लीजिएगा, बाकी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ सुनिए। सेल्स में अपन कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। कॉस्ट आपने कही दो तरीके की होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक और है, लेकिन अभी के लिए दो ही समझते हैं, फिर अभी समझेंगे इस चैप्टर में। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेल्स में अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दूं और मैं फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से लिखा कैसे जाता है वो भी सीख लीजिए। इसको बहुत अच्छे से हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सेल्स में जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो एक जो फिगर बचती है वो हम लोग उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रीब्यूशन। क्यों बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, उस पर मैं बाद में आऊंगा कि इसका नाम ये क्यों है, इसका नाम रानी मुखर्जी क्यों नहीं है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। बात वही है, जो फॉर्मूला आपने छोटे में पढ़ा था वही आज भी पढ़ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ जीवन में, वही है दुनिया। बस उसको समझने का तरीका अलग है। छोटे में बस ऐसे पढ़ लिया जाता है कि छोटा दिमाग होता है, वहां पे कौन समझाए आपको कि एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। नहीं तो आप स्कूल ही छोड़ के भाग जाते। तो छोटे में सिखा दिया जाता है, सेल्स में से कॉस्ट गया तो प्रॉफिट आया। यहाँ आप समझदार हैं, आप समझ गए हैं कॉस्ट दो तरीके की, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो इसको ऐसे समझ सकते थे कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट गई तो प्रॉफिट आया। या इसको और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ले तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस कर ले तो क्या आता है? प्रॉफिट। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि 2 से 3 बार इसको रीड करो। कई बार क्या होता है दुनिया के अंदर, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप याद नहीं करना चाहते लेकिन याद रह जाती हैं। होता है ना? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं समझ आया, ट्यूबलाइट हो तो मैं समझाता हूँ। जीवन में बहुत लोगों को आप भूलना चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पाते, वो याद रह जाते हैं। सेम है ये। और बहुत से लोगों को आप याद करना चाहते हैं लेकिन वो याद नहीं आते। तो इसलिए याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, 2 से 3 बार रीड करना है, अपने आप ही क्वेश्चन करते करते रिटेन हो जाएगा। सेल में वेरिएबल कॉस्ट गई तो क्या आया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो प्रॉफिट आया। अच्छा, लॉस भी आ सकता है क्या? कि नहीं, बिजनेस में तो प्रॉफिट ही होता है, लॉस का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो लॉस का कोई मतलब नहीं। हो सकता है लॉस, हो सकता है। कब हो सकता है जरा बताना लॉस? जब वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो, सेल कम हो तो लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए। सपोज करिए किसी की सेल है 100 रुपीज की, वेरिएबल कॉस्ट 20 की है, जरा था ना कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 80 रुपीज का। फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं, कितनी मान लें? 60 मान लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसे मैंने एज्यूम कर ली है फिगर 60 रुपीज की। प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट कितने रुपए का? 20। अच्छा एक और केस मान लेते हैं, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ क्या है, उसकी सेल है 100 की, वेरिएबल कॉस्ट है 20 की, कंट्रीब्यूशन 80 का है, लेकिन उसकी फिक्स कॉस्ट है 90 की। प्रॉफिट की लॉस क्या? लॉस कितने रुपए का? 10। अच्छा एक और ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेल है 100, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन 80 और उसकी फिक्स कॉस्ट भी 80 ही है। वेरी गुड, क्यों अच्छे कह रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, ये सभी लोग समझ गए। मैं केवल इतना आपको इससे समझाना चाह रहा था कि मोटी मोटी दो कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती है, वेरी करती है। वेरिएबल कॉस्ट का ही एक और नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या नाम होता है? मार्जिनल कॉस्ट। लिखा है, सब लिखा है, आपको लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन नहीं, मैं आपको टेंशन कम दूंगा। मार्जिनल कॉस्ट बोल लीजिए या वेरिएबल कॉस्ट बोल लीजिए, एक ही बात होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं बोल रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात होती है। आइए जरा थोड़ा सा अब पढ़ के जरा देखते हैं क्या लिख रखा है। चैप्टर का नाम तो है मार्जिनल कॉस्टिंग,
जिसका एक और नाम डिसीजन मेकिंग टूल्स, बट उसको समझने के लिए पहले शुरुआत की है मैंने कि बच्चों को पहले आखिर में मार्जिनल कॉस्ट तो समझा दूं। पढ़िए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का एक और नाम मैंने क्या बताया आपको? वेरिएबल कॉस्ट। अब आप चाहें तो यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज, या पूरा लिखना हो तो ऐसे लिखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जरा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट है ऑफ एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक पेन बनाने में कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है। जब मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो मैं मटेरियल जोड़ूंगा कि लेबर जोड़ूंगा कि दोनों? दोनों, दोनों वेरिएबल होती हैं, और भी जो अगर कोई वेरिएबल खर्चा होगा सब जोड़ूंगा। तो मान लो एक प्रोडक्ट बनाने में 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो एक की हो गई 2 रुपए, वही लिखा है। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट और सर्विस विच वुड बी अवॉइडेड if that unit were not produced or provided। समझ में नहीं आया क्या लिखा है ये लाइन? कह रहे हैं ये पहली लाइन तो समझ में आ रही थी, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। फिर ये नहीं समझ में आया क्या लिखा है, विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। मींस भाई जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक पेन बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए की। एक पेन बनाएंगे 2 रुपए की आएगी, 2 पेन बनाएंगे 4 रुपए की आएगी, 10 पेन बनाएंगे 20 रुपए की आएगी। नहीं बनाएंगे, नहीं आएगी, जीरो आएगी। मार्जिनल कॉस्ट वो होती है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो यूनिट ना बनाए तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस और प्रोवाइड। एक बात बताना, मैंने यहाँ प्रोडक्ट भी लिख रखा है, प्रोडक्ट मतलब गुड्स, और सर्विस भी लिख रखा है। गुड्स में तो समझ में आता है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट लगी होगी, फॉर एग्जाम्पल पेन हो या ये कैलकुलेटर है, कोई भी चीज इस तरीके की तो पता है कि हाँ वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल लेबर वगैरह लगाओ। सर्विस में कैसे वेरिएबल कॉस्ट लगेगी बेटा? सर्विस में क्या है वेरिएबल कॉस्ट? किस बात की वेरिएबल कॉस्ट? सर्विस इंडस्ट्री समझते हो ना, उसमें किस बात की वेरिएबल कॉस्ट भाई लगती है? सर्विस में लेबर, बच्चे कह रहे हैं लेबर के अलावा मटेरियल भी लगता है सर्विस में कई बार। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर की सर्विस, मान लीजिए वहां पे एक बंदा गया या बंदी गई गोरी होने, फेशियल कराने। अब वो जो फेशियल करेगा या करेगी तो वो क्रीम यूज करेगी ना, जो भी गोरा करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके। तो भैया वो जो क्रीम लगा रही हो, थोप रहे हैं जो क्रीम, कि आप गोरे दिख सकें, वो वेरिएबल कॉस्ट तो ही है। एक जन फेशियल कराएगा तो मान लो इतनी क्रीम लगती है, 100 ग्राम क्रीम लगती है, तो एक जन के 100 ग्राम क्रीम लगेगी, 2 जन कराएंगे 200 ग्राम लगेगी, नहीं कराएंगे नहीं लगेगी। तो सर्विस इंडस्ट्री में भी वेरिएबल कॉस्ट आती है, ऐसा नहीं कि सर्विस इंडस्ट्री में नहीं आती। तो दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच वुड बी अवॉइडेड, जो आप अवॉइड कर सकते थे इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइड। ठीक है, इट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू वन यूनिट। ठीक है, अगर इसको निकालना पड़े मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट को, तो कैसे निकलती है? इट इज द सम ऑफ, किसका सम होता है? प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड, इन दोनों को जोड़ दो। हमने कहा ऐसे नहीं समझ में आया, कह रहे ठीक है बॉक्स में भी सर ने लिख रखा है, उससे समझ लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। चलो, दो चीजें मैंने लिखी हैं, पहले मैं नीचे वाली चीज आपको सिखाता हूं, सुनना। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। सर ये क्या होता है? सुनो, इस पेन को बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, सर डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो दिख रहा है मटेरियल, जो पता है कि आज इसमें लगता है, प्लास्टिक लगी हुई है, इंक पड़ी हुई होगी, जो भी चीजें हैं वो डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर क्या होती होगी? जो पेन को बनाने में एंगेज्ड है, जो पेन के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, वो डायरेक्ट लेबर होती है। अच्छा, अगर डायरेक्ट लेबर पेन को बनाने वाली है तो एक और होती होगी इनडायरेक्ट लेबर। वो कौन सी होती होगी? इनडायरेक्ट लेबर में
जो आपका स्टोर कीपर होगा, जो क्लीनिंग स्टाफ होगा, प्यून होगा, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने वाला होगा, अकाउंटेंट होगा, ये सब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वो होता है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, या और कोई अगर डायरेक्ट खर्चा हुआ इस पे, फॉर एग्जाम्पल ये पेन स्पेसिफिकली डिजाइन होना था कि इस तरीके का बनेगा, तो उसके लिए डिजाइन के लिए डिजाइनिंग बनानी पड़ी होगी, लेआउट बनाना पड़ा होगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ जो इसी पेन से रिलेटेड है। इसके अलावा बेटा एक इंडस्ट्री में बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। सुनते जाना ध्यान से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोला जाता है। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब, जैसे एग्जांपल बताइए कुछ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब, मान लो बेटा मैं अपने फैक्ट्री में ये पेन भी बनाता हूं और ये कैलकुलेटर भी बनाता हूं, दोनों चीजें बनाता हूं। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ परेशान मत होइए, कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली, सब चला जाएगा आपके दिमाग के अंदर। मैं ये पेन भी बनाता हूं, ये कैलकुलेटर, दोनों चीजें बना रहा हूं। और मैंने अपने यहाँ एक क्लीनिंग स्टाफ रख रखा है, साफ सफाई करता रहता है। वो साफ सफाई जो करेगा, तो वो पूरी फैक्ट्री की साफ सफाई करता है। तो वो जो साफ सफाई कर रहा है, वो पेन के लिए कर रहा है कि कैलकुलेटर के लिए कर रहा है? दोनों के लिए। यानी किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली वो एंगेज्ड नहीं है, लेकिन उसके बिना भी काम नहीं चलने वाला। खर्चा तो मेरा उसको भी देने में आ रहा होगा ना, पैसे तो मैं उसको भी दे रहा हूं। वो पैसे भी मैं रिकवर किससे करने वाला हूं? अल्टीमेटली कस्टमर से। यानी मेरी कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं? वो है वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे। ओवरहेड भी दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, एक आपके वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड को मैंने यहां से हटा दिया क्योंकि हम लोग केवल वेरिएबल खर्चों की बात कर रहे थे। तो ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो वेरिएबल नेचर के हैं, वो वेरिएबल ओवरहेड बोले जाते हैं। बोलो मेरे साथ, इस लाइन को रिपीट करो। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो वेरिएबल नेचर के हैं, वो वेरिएबल ओवरहेड कहलाते हैं। तो ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फिक्स नेचर के होते होंगे, वो फिक्स्ड ओवरहेड कहलाते हैं। उससे हमारा अभी यहां पे मतलब नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट एक बड़ा वर्ड है, वेरिएबल ओवरहेड छोटा वर्ड है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट इज अ बिगर टर्म एज कंपेयर टू वेरिएबल ओवरहेड। तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती है एंड वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती है। वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो जाता है वेरिएबल ओवरहेड। तभी यहां लिखा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट बोल लीजिए या वेरिएबल कॉस्ट बोल लीजिए, एक ही बात है, इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। यहां तक बात समझ में आई? इसके अलावा एक बात आपके दिमाग में और जानी चाहिए। जब भी आप सारे डायरेक्ट खर्चों को जोड़ देते हैं, नॉर्मली तीन ही होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो जो फिगर कहलाती है, वो कहलाती है प्राइम कॉस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मींस, क्या लिख दे रहा हूं, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट का मतलब ये होता है। तो मैंने इसीलिए ऊपर लिख रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। और फिर उसके नीचे उसका बाइफरकेशन लिखा है कि प्राइम कॉस्ट में ये तीनों चीजें होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आई? पक्का? जरा बताना, प्राइम कॉस्ट किसको कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, फिर से बोलिए, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है। यानी हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, बताना जो मैं बोल रहा हूं वो ट्रू है कि फॉल्स है। हो सकता है मैं गलत बोलूं, इसलिए ध्यान से सुनना।
मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ट्रू है? ट्रू है। अच्छा एक और बोल रहा हूं, सुन लेना। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ट्रू। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। ट्रू। पक्का? सबके दिमाग में बात चली गई? कंफर्म? ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं? क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, तो सर ये तो मार्जिनल कॉस्ट आपने समझाया, हाँ बेटा, बट सर चैप्टर का नाम तो मार्जिनल कॉस्टिंग है। अच्छा बेटा, सही क्या बता दिया आपने, मार्जिनल कॉस्टिंग है। सर तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है वो समझा दीजिए। चलो सुनो, मैंने अभी आपके साथ 3 एग्जाम्पल लिए थे। जिन 3 एग्जाम्पल में एक में प्रॉफिट आ रहा था, एक में आपका लॉस आ रहा था और एक में आपने बताया था कि ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसा ही होता है, कहीं प्रॉफिट है कहीं लॉस है कहीं कुछ। मार्जिनल कॉस्टिंग उस टेक्निक को कहते हैं, उस मैकेनिज्म को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जो करता क्या है, जो टोटल कॉस्ट में से डिफरेंशिएट करता है कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट है और कितनी फिक्स कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट में अलग अलग करता है कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट है और कितनी फिक्स कॉस्ट है, और फिर उसका इंपैक्ट देखता है कि प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। फिर से सुनिए, मार्जिनल कॉस्टिंग हमको एक तरीका बताता है ये पता करने का कि हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा ज्यादा होगा, अगर हम अपनी सेल चेंज करेंगे। सेल मतलब हम ज्यादा बेचेंगे तो क्या होगा, कम बेचेंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप ज्यादा बेचो या कम बेचो, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। मैंने आपको बताया, आप प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती जल्दी, लेकिन वेरिएबल चेंज होती है, और वेरिएबल चेंज होगी तो प्रॉफिट में फर्क आएगा। इस पूरी टेक्निक का नाम है मार्जिनल कॉस्ट। एक बार पढ़ के देखते हैं फिर समझते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत ध्यान से, इट रेफर्स टू क्या, एसर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। कह रहा मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब कि पहले आप मार्जिनल कॉस्ट एसर्टेन कर लो, वेरिएबल कॉस्ट एसर्टेनमेंट मतलब निकाल लो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एंड फिर क्या करो, ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, उसका इफेक्ट देखो प्रॉफिट पे कितना है, किस चीज का, ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम कहते हैं हम लोग क्वांटिटी को। किसको कहते हैं? क्वांटिटी को। लिख लो वहां पे, वॉल्यूम मींस क्वांटिटी। कि अगर हम अपनी क्वांटिटी चेंज करें, हम पहले 10,000 पेन बना के बेचते थे, अगर अब हम 15,000 पेन बना के बेचे तो कितना प्रॉफिट में फर्क आएगा। हम 20,000 पेन बना के बेचे तो कितना फर्क आएगा, या हम 10,000 भी नहीं बेच पा रहे, हम केवल 7,000 पेन बेच रहे तो कितना प्रॉफिट पे फर्क आएगा। वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से ये बताता है कि प्रॉफिट में कितना फर्क आएगा अगर आप अपनी वॉल्यूम यानी क्वांटिटी चेंज करें या टाइप ऑफ आउटपुट चेंज करें। टाइप ऑफ आउटपुट मतलब मैं पेन भी बनाता हूं, मैं कैलकुलेटर भी बनाता हूं, मेरी कोशिश रहेगी उस प्रोडक्ट को ज्यादा बना के बेचने की जिसमें फायदा ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। तो कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग ये मदद करेगी कि अगर हम ये प्रोडक्ट, मान लीजिए अभी 1 लाख यूनिट बनाते थे, कैलकुलेटर 50,000 बनाते थे, हम अब चेंज करना चाहते हैं, इसको 80,000 बनाना चाहते हैं, इसको 70,000। मार्जिनल कॉस्टिंग हमको मदद करेगी प्रॉफिट निकालने में, उसका चेंज निकालने में, कितना फर्क आएगा वो निकालने में। Marginal costing refers to ascertainment of marginal cost and of the effect on profit of change in volume or type of output। कैसे निकालेंगे? By differentiating between, अलग अलग करके क्या, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करके। आमतौर पे अलग अलग करके क्वेश्चन में दी होगी, नहीं अलग अलग करके दी होगी तो अभी मैं सिखा दूंगा कि कैसे अलग अलग करते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है, इट ब्रिंग्स आउट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रिंग्स आउट क्या, रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, प्रॉफिट एंड
वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आमतौर पे एक बात बताना, आमतौर पे नॉर्मली 99.99% केसेस में, इवन 100% भी बोलना चाहो तो कोई गलत नहीं होगा, आप अगर अपनी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ाएंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट समझ गए ना, क्वांटिटी, सेल की क्वांटिटी, आउटपुट जितना बना रहे हैं वो बढ़ाएंगे, तो प्रॉफिट आमतौर पे बढ़ेगा, ये तो सभी को पता है। और अगर गिराएंगे तो गिरेगा। यानी नॉर्मली मैं ये बोल सकता हूं कि प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली। आमतौर पे लिखने की जरूरत नहीं, अपने सिर्फ अंडरस्टैंड निकले, सब पूछने नहीं जा रहा। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट किसी को? नहीं? अच्छा, लेकिन भाई साहब मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना एक बार फिर से लिखित में भी समझा दूं कि आखिर फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और फिर एक और भी पढ़ाऊंगा। फिक्स कॉस्ट जरा पढ़ के देखिए, अभी समझा तो मैंने दिया है। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, वो कॉस्ट विच आर फिक्स्ड, जो फिक्स्ड होती हैं, एंड डू नॉट वेरी विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर आउटपुट कम करें ज्यादा करें, फिक्स कॉस्ट जल्दी चेंज नहीं होगी। मैंने आपको रेंट वगैरह का एग्जांपल दिया था। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं भी बनाओगे, उस महीने आप घूमने चले गए, आपका मन नहीं किया बनाने का, तो भी फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग ही है कि बिजनेस ही बंद करके बैठ गया, आपने कहा सब कुछ बंद करके गोवा जाके सन्यास ले लेते हैं, तो बात अलग है, खत्म हो गई बात। लेकिन नॉर्मली तौर पे अगर आपका बिजनेस चल रहा है और किसी टाइम आपने प्रोडक्शन नहीं भी किया, तो भी फिक्स कॉस्ट तो आ ही रही है ना। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो ऑलवेज रिमेन द सेम इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूं वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपका आउटपुट जीरो लेवल है, यानी नहीं बना रहे, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, नहीं लगेगा रॉ मटेरियल। ठीक है। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल, मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड होती है आमतौर पे, रेंट हो गया, टैक्सेस एक्सेट्रा। कौन से टैक्सेस की बात कर रहा हूं मैं? इनकम टैक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो नॉर्मली इनकम के हिसाब से चेंज होता है। मैं टैक्सेस में उसकी बात कर रहा हूँ, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। आपकी फैक्ट्री है तो हाउस टैक्स, नगर निगम वगैरह का टैक्सेस आते होंगे ना, तो वो तो एक फिक्स क्वांटिटी में आते हैं, वो प्रोडक्शन के हिसाब से ना हमसे टैक्सेस लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ब्रैकेट में जो लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं लेके चलता हूं वेरिएबल कॉस्ट की तरह। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स। देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे से लिखा है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स नहीं होती। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो वेरिएबल नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स, फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स्ड एंड चेंज, चेंज होती है विद द चेंज इन आउटपुट। अच्छा, आउटपुट चेंज करोगे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो। वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी, ज्यादा बनाओगे ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पार। पार मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग दो तरीके की बातें करते होंगे, अब आप बड़े हो गए। देखो, एक तो होता है नॉर्मली जो किसी भी फैक्ट्री में ट्यूबलाइट, बत्ती, पंखा वगैरह ये सब चलता है, उसमें जो बत्ती का कंजम्पशन होता है। एक होता है मशीन वगैरह में जो कंजम्पशन होता है। तो जो नॉर्मली, मैं आपको बहुत टेक्निकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मशीन्स वगैरह में लगती है बिजली, उसको हम लोग पार बोलते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो मशीन भी ज्यादा देर चलेगी, नहीं बनाओगे नहीं चलेगी। तो इसलिए पार जो होता है, पार का खर्चा, ये वेरिएबल के उस पे आता है। और कमीशन टू सेल्समैन बेस्ड ऑन सेल्स, हमने अपने सेल्समैन को बोल रखा है कि तुम जितनी यूनिट्स बेचोगे, तुम मार्केट में जाओ, मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ, प्रोडक्ट बेचो, जितनी यूनिट्स बेचोगे हर यूनिट के हिसाब से हम 2 रुपए के हिसाब से तुम्हें कमीशन देंगे। अब वो 1 यूनिट बेचेगा तो 2 रुपए कमीशन देंगे, 2 यूनिट बेचेगा तो 4 रुपए कमीशन देंगे। वेरिएबल कॉस्ट है। यहां तक समझ गए? अब देखो बॉक्स में क्या लिखा है। बॉक्स में फिक्स कॉस्ट का जरा पॉइंट 1 पढ़ो और वेरिएबल कॉस्ट का जरा पॉइंट 1 पढ़ो।
और बताओ कि कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? अगर गलत लिख दिया तो सही कर लेंगे, देखो गलतियां इंसानों से ही होती हैं। फिक्स कॉस्ट का नोट का पॉइंट 1 पढ़ लो और वेरिएबल कॉस्ट का नोट का पॉइंट 1 पढ़ लो। फिक्स कॉस्ट में ये लिखा है और वेरिएबल कॉस्ट में आपके सामने ये लिखा है। आपको नहीं लगता कि ऊपर नीचे हो गया है? वेरिएबल का पॉइंट ऊपर होना चाहिए था और फिक्स का नीचे। सही करा दें क्या इसको? देखो क्या लिखा है, मैं पहले पढ़ देता हूं, पहले सही मत करना जब तक मैं ना बोलूं। फिक्स कॉस्ट में लिखा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। देखा, फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, जबकि मैंने तो आपको पढ़ाया फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे ये कैसे लिखा है? और वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम, जबकि आपने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी होती है, यहाँ लिखा सेम रहती है। ये देखो कैसी दोगली बातें हो रही। क्या करना चाहिए, सही कर लिया जाए? बच्चे कह रहे हैं नहीं, बच्चे कह रहे हैं सर आपने लिखा है सही लिखा हो। ये बिल्कुल सही लिखा गया है, कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से, जरा समझना बहुत ध्यान से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक इंडस्ट्री है, उसके यहाँ फिक्स कॉस्ट आती है कितनी? मान लें फिक्स कॉस्ट आती है, बताओ ना, कोई फिगर बोलो ना। चलो ₹1 लाख मान लें। ₹1 लाख पर ईयर की उसकी फिक्स कॉस्ट, हर साल की फिक्स कॉस्ट है ₹1 लाख। ठीक। उस इंडस्ट्री ने फर्स्ट ईयर में, पहले साल में प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट्स का। पहले साल में प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट्स का। दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में, अगले साल प्रोडक्शन किया और कितना मान ले, चलो 20,000 यूनिट्स। ये उसने प्रोडक्शन किया पहले साल में 10,000 यूनिट का और दूसरे साल में 20,000 यूनिट्स का। जरा बताना पहले साल में फिक्स कॉस्ट कितनी आई होगी? मैंने ऊपर लिखा तो है क्वेश्चन में, हर साल की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। तो पहले साल में फिक्स कॉस्ट कितनी आई होगी? ₹1 लाख। सेकेंड ईयर में अगेन 1 लाख आई होगी। बिल्कुल सही है। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर जरा ये बताइए कि पहले साल में फिक्स कॉस्ट, दिख रहा है ना सभी को? हाँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई होगी? मैंने कहा मैंने भाई पहले साल में 10,000 यूनिट्स बनाई हैं और टोटल फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए की। अगर कोई कह ले पर यूनिट बता दीजिए, तो मैं ऐसा क्या करूं? क्या करूं? डिवाइड कर दूं किसको किससे? 1 लाख ऊपर रखो, 10,000 नीचे रखो, मतलब 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 और 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 पक्का? मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं सिखाया, ऐसे कैसे बता रहे हो? अरे सर इतने समझदार हम लोग हैं। बिल्कुल आप सही बता रहे हो कि अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो मैं कुछ ना करूं, सिर्फ जो 1 लाख रुपए टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो थी 10,000 यूनिट, उससे डिवाइड कर दूं। फिर बताना बेटा कितनी आ गई? कैलकुलेटर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है। कितनी? ₹10। नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक नहीं अलाउड है, ठीक है? हाँ। अच्छा, सेम चीज अगर मेरे से कोई सेकेंड ईयर में पूछ ले कि जरा सेकेंड ईयर में सर आप बता दीजिए कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, तो मैं कैसे निकालने वाला हूं? टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेकेंड ईयर में भी 1 लाख रुपीस की है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी मैंने? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। जरा बताइएगा एक बार कितनी? ₹5 पर यूनिट। मैं ये क्या देख रहा हूं, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल, ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, टोटलिटी में सेम होती है, टोटल सेम होती है, बट पर यूनिट चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होगी, जैसे पहले साल की भी 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट, दूसरे साल की भी 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट, बट पर यूनिट चेंज होगी।
अगर आप प्रोडक्शन चेंज करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर हम निकालने बैठे तो चेंज होगी। पहले साल में हमने बनाए 10,000 यूनिट तो फिक्स कॉस्ट आई 10 रुपीज पर यूनिट की, बट दूसरे साल में मैंने बनाई 20,000 यूनिट तो फिक्स कॉस्ट आई 5 रुपीज पर यूनिट की, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी। यही बात यहां पे लिखी हुई है। यहां पे फिक्स कॉस्ट के लिए मैंने यही लिख रखा है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कौन सी चेंज होती है? पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी। तो आप चाहें तो अपने वर्ड्स में ब्रैकेट में लिख लीजिए, हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में, और किसी भाषा में चाहें तो उसमें लिख लीजिए जिसमें आपको समझ में आ जाए। क्या लिखने वाले हैं? लिख तो रहे हैं बच्चे, क्या लिख रहे हैं? फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, कॉमा पर यूनिट चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, पर यूनिट चेंज होती है। ये सबकी बात चली गई दिमाग में? अच्छा, अगर चली गई तो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे पूछूं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा, ज्यादा टफ नहीं पूछूंगा। सुनना क्वेश्चन ध्यान से। जैसे जैसे प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, दो ऑप्शन दे रहा हूं, एमसीक्यू पेपर है, इंक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होती जाएगी। बताओ, बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डैश डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डिक्रीजेस। जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। कोई बच्चा बता सकता है क्यों, कैसे, क्या लॉजिक है? इसी में लिखा हुआ है, यही ये जो आपके सामने दिख रहा है इसमें है लॉजिक। क्यों कम हो जाएगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? जब आप आउटपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट से डिवाइड हो रहा है, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर अपने आप बढ़ेगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो। वाइस वर्सा जाएं, अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा, मान लो इसी में अगले साल में इनका 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो जरा बताना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? 1,00,000 रुपीज पर टोटल फिक्स कॉस्ट थी, लेकिन अगले साल थर्ड ईयर में 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे ही मन में बताओ। 20 रुपीज की पक्का? 1,00,000 रुपीज डिवाइड बाई 5,000 यूनिट, बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी। यहां तक गया? अच्छा, आप वेरिएबल वाले में चलते हैं, उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम। चलो इस पे भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं ये पेन बनाता हूं, और पेन, एक पेन बनाने के लिए कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट मान लो, तुम ही लोग बताओ। 5 रुपए की मान लेते हैं, चलो बच्चे कह रहे 5 रुपए, तुम लोग नहीं भी कहते हो तो मैं अपनी मर्जी चलाता हूं। वेरिएबल कॉस्ट लगती है, मान लेते हैं 5 रुपीज की एक पेन बनाने के लिए, ठीक है? यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने मान लिया, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह मिला के जो भी वेरिएबल कॉस्ट थी, आपने ऊपर वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी कि प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, तो मैंने सब कुछ मिला के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मेरी 5 रुपए पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। आप जरा बताना, मान लेते हैं मैंने फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन किया, कितना मान लूं? 10,000 यूनिट्स मान लूं, चलो 10,000 यूनिट्स मान लिया। मैंने पहले साल में प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट का, तो कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले साल में खर्चा कितना आया होगा? एक यूनिट बनाने में 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई है पहले साल में, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा 50,000। क्या किया आपने? जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 10,000 50,000, बिल्कुल ठीक है। आपका खर्चा आया 50,000 रुपए का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, सेकेंड ईयर में मैंने 20,000 यूनिट्स बनाई। एक यूनिट बनाने के लिए 5 रुपए का खर्चा है, 20,000 यूनिट बनाने के लिए 1,00,000 रुपीज का खर्चा है, ठीक है, वेरी गुड।
जैसे अभी आपने फिक्स कॉस्ट में पर यूनिट निकलवाया था ना, सेम तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि केवल इतना देखो, अब जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि अगर आपसे कोई कहे कि आपका प्रोडक्शन हुआ 10,000 यूनिट का और आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई 50,000 रुपीज की, और वो कहे कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट बता दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या करोगे? 50,000 को डिवाइड कर दोगे 10,000 से, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर कोई हमसे कहता है तो मैं सिंपली 50,000 रुपए को डिवाइड कर दूंगा 10,000 यूनिट से। कितनी आती है बेटा आप कह रहे हो? 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट। यहां पे अगर आ जाए सेकेंड ईयर को देखो, सेकेंड ईयर में अगर मैं आपसे कहूं सेम चीज को बताओ जरा, मैंने 20,000 यूनिट बनाई है और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई है 1 लाख रुपीज की, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ जरा। 5 कैसे बता रहे हो यहां पे? 5 1 लाख को आप डिवाइड कर रहे हो 20,000 यूनिट से, जो कि 5 रुपए आ रहा है पर यूनिट। अगर इसको अब एक साथ देखने की कोशिश करो, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां पे भी 5 रुपए आ रही है और यहां पे भी 5 रुपए आ रही है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। तो चेंज किस में होती है? इन टोटल चेंज होती है। फिक्स की बात ही हटा दो, फिक्स हटा दो, वेरिएबल की पूरी बात करो। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होती है। जैसे यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 50,000 यूनिट और सेकेंड ईयर में टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 1 लाख। प्रोडक्शन आप चेंज जब करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम करोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वही रहेगी ना। अगर एक पेन को बनाने में 5 रुपए लगते हैं तो एक पेन को बनाने में 5 ही रुपए लगते हैं, पर यूनिट वही रहने वाली है, इन टोटल चेंज होने वाली है। अब आप पढ़ के देख लो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम। तो आप इसको यहां पे भी ब्रैकेट में अपनी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो बताओगे जरा? क्या लिखोगे बताओ मेरे को? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, कॉमा इन टोटल चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, इन टोटल चेंज होती है। ठीक, और पॉइंट्स देखते हैं जरा, और क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं फिक्स कॉस्ट में। ऊपर चले, फिक्स कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, कह रहा है इसका एक और नाम होता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट इसलिए बोलते हैं कि फिक्स कॉस्ट एक टेन्योर की होती है ना, कि ये 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है पर मंथ की, पर हाफ ईयर की, पर क्वार्टर की, पर ईयर की, यानी एक पीरियड के लिए फिक्स होती है, जीवन भर के लिए फिक्स नहीं होती, तो वो पीरियड कॉस्ट के नाम से भी कहलाती है। ओके, और इसमें बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट। आपको वेरिएबल कॉस्ट के अभी तक टोटल 3 नाम पता चल चुके हैं। बिल्कुल सही, एक मार्जिनल कॉस्ट, एक प्रोडक्ट कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, तो है ही है। उसके अलावा बाकी तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीएनएल में लेके जाते हैं। ये तो अच्छा, वेरिएबल भी समझ में आ गया, फिक्स भी समझ में आ गया, किसी का कोई डाउट नहीं। इसके अलावा बेटा एक और कॉस्ट मैंने लिख रखी है, कॉस्ट का नाम दिख रहा है आपको इस समय, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इसको बोल लो या सेमी फिक्स कॉस्ट बोल लो। क्या होती है मैं आज आपको समझा देता हूं, पढ़ा दूंगा अगले टर्न पे, सुन लेना मेरे को। मान लो आप अपने घर से यहां पे आए, क्लासेस लेने के लिए आप एकेडमी आए, और आपने अपने घर से ओला बुक करी, आप ओला से आए, तो आमतौर पे ये ओला वगैरह का जो फेयर स्ट्रक्चर होता है, जो तरीका होता है, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आपने ओला बुक करी तो लेट्स से दे आर सेइंग 50 रुपीज तो हम लेंगे ही लेंगे, 50 रुपए तो हमारे फिक्स चार्जेस हैं, एंड प्लस मान लेते हैं मे बी 10 रुपीज पर किलोमीटर, 50 रुपए तो लेने ही लेने, भले प्लस जितने किलोमीटर चलोगे 10 रुपए पर किलोमीटर हो। तो मान लो आप अपने
घर से कोचिंग आए और मान लीजिए आपके घर से कोचिंग 10 किलोमीटर है, तो जो बिल आएगा ना ओला का वो बताओ कितना आएगा? अगर इसी हिसाब से चले तो 50 रुपीज तो वो कह रहे हम लेंगे ही लेंगे, और 10 रुपीज पर किलोमीटर और लेंगे, और आपके घर से यहाँ पे 10 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। बिल कितने का आएगा? कोई बता सकता है? टोटल बिल कितने का आएगा? टोटल बिल सर लिख के बताइए, ऐसे हम लोग इतने नहीं समझदार हैं सर। अच्छा लिख देते हैं, ऐसी क्या बात है बेटा। मान लो ओला वाला कह रहा है आपसे, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वी विल टेक फिक्स चार्जेस ऑफ ₹50 पर ट्रिप, ठीक है ना, 50 रुपए तो अपन लेने ही लेने हैं पर ट्रिप, एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹10 पर किलोमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन योर होम टू एकेडमी इज नियर अबाउट, डिस्टेंस ट्रेवल लिख दे रहे हैं, कितना बताया मैंने? 10 किलोमीटर। बताइए टोटल बिल कितने का आएगा? अब सही आंसर आने लग गया बच्चों का। टोटल बिल में देखो, एक तो वो फिक्स कॉस्ट जोड़ेंगे आपकी और एक वेरिएबल कॉस्ट भी जोड़ेंगे। फिक्स कॉस्ट तो 50 रुपए वो बोल ही रहे हैं कि हर ट्रिप की 50 रुपए फिक्स कॉस्ट तो हम लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट वो कह रहे हैं 10 रुपए पर किलोमीटर, जितने किलोमीटर आप चलोगे। आप 10 किलोमीटर चले तो 10 × 10, 100 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट, यानी 50 + 100, बिल आएगा 150 रुपए का। ये बात चली गई दिमाग में? जरा ताना अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 150 है, केवल अब आप इस 150 को देखना, केवल इस 150 रुपए को, ये 150, मैं अब कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना ट्रू की फॉल्स। ये 150 पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है, फॉल्स। ये 150 पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट है, फॉल्स। ये 150 में कुछ फिक्स कॉस्ट है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, ट्रू। उसी को ही कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट, एक ही नाम है, एक ही बात है। सेमी वेरिएबल मीन सेमी कुछ पार्ट वेरिएबल का है, तो सेमी अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट मोटा मोटा होती दो ही तरीके की है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है। सेमी वेरिएबल अपने आप में कोई अलग से कॉस्ट नहीं है, हाँ बस वो ये है कि हम जो फिगर बोल रहे हैं वो ना पूरी की पूरी वेरिएबल है और ना पूरी की पूरी फिक्स्ड है, वो है सेमी वेरिएबल्स में वेरिएबल भी जुड़ा है, फिक्स भी जुड़ा है। जब भी कभी एग्जाम में कोई भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हो, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो, चाहे वो एफएम का पेपर भी क्यों ना हो, जब भी कभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हो, तो आपका पहला धर्म ये है, पहली ड्यूटी, पहला कर्तव्य ये है कि आप उसमें से सेग्रीगेट करें, डिफरेंशिएट करें, बाइफरकेट करें कि कितनी वेरिएबल है और कितनी फिक्स्ड है। अगर आपने अपना ये धर्म नहीं निभाया तो अगले 6 महीने बाद फिर से जाना पड़ता है। कुल मिलाकर के इन शॉर्ट अपने दिमाग में एक चीज आज के लिए बैठा लो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जब भी कभी मिलती है अपन को, तो अपन सबसे पहले उसमें से अलग अलग करने में बैठ जाते हैं। क्या अलग अलग करने में? कि कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है। कैसे अलग अलग होती है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क ये रहने वाला है, क्या करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को पढ़ाना है। तो क्या करने वाले हैं, आप केवल जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कराएं, उतना कर लेंगे, फिर हम लोग यहां से नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने वाले। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं? पक्का? चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू तो बोल दो।